Hello, my name is Anjali Kumari. I am from IIT Kanpur. So let's get started. आज हम क्या करेंगे? आज हम स्टार्ट करेंगे काइनेमैटिक्स 2D मोशन, मतलब 2 डायमेंशन में. कल तक हमने 1 डायमेंशन में सॉल्व किया था. आज हम किस में करेंगे? आज से हम 2 डायमेंशन में स्टार्ट कर देंगे काइनेमैटिक्स को. ओके. एंड इस चैप्टर का जो वेटेज है नीट में वो ये है कि इसमें से एक क्वेश्चन आता है हर साल नीट में. सो ये इसका वेटेज है. एंड आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पुराने टॉपिक्स ही रिपीट करने वाले हैं, लेकिन वो टॉपिक्स हमने पहले 1D में पढ़े थे, अब हम 2D में पढ़ेंगे. तो हमारा टॉपिक क्या होंगे? पोजीशन वेक्टर क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 2D में, वेलोसिटी 2 डायमेंशन में, एक्सेलरेशन 2 डायमेंशन में, मोशन इन अ प्लेन. ओके, 1 डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन था, 2 डायमेंशन में वो एक प्लेन बन जाएगा. ओके, इस टाइप की एक सरफेस बन जाएगी. सो मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. फिर यहां से हम कुछ नए टॉपिक पढ़ेंगे. वो नया टॉपिक होगा क्या? रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है. फिर रिलेटिव वेलोसिटी में 2 चीजें आती हैं, एक होता है ट्रेन प्रॉब्लम और एक होता है रेन प्रॉब्लम. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इन दोनों टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे. तो ये आज का हमारा इंडेक्स है, हम ये कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. मोशन इन 2 डायमेंशन एंड पहला टॉपिक है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट. सबसे पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में अब हमने पढ़ा था, बट वो 1 डायमेंशन में था. अब 2 डायमेंशन में जो हमारा डिस्टेंस था वो क्या बन गया है? पोजीशन वेक्टर बन गया है. मान लो इस ग्राफ को देखो, हमारे पास एक XY प्लेन है, मतलब 2 एक्सिस हैं. 2 एक्सिस है तो क्या है? 2 डायमेंशन पे है. एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया r डिस्टेंस एंड किसी P पॉइंट पे पहुंच गया, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल एट P पॉइंट उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 डायमेंशन में उसको रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर से, और वो वेक्टर क्या होगा? r वेक्टर. एंड बिकॉज ये वेक्टर है एंड 2 डायमेंशन में है, तो इसके कंपोनेंट होंगे x एक्सिस में एंड y एक्सिस में. तो x एक्सिस के इसके कंपोनेंट को हम कह रहे हैं x i कैप, एंड y एक्सिस के कंपोनेंट में हम इसको कह रहे हैं y j कैप, x y फ्रेम में. ओके, सो r वेक्टर x y फ्रेम में बन गया x i कैप प्लस y j कैप. ये फर्स्ट चीज जाननी होती है हमें. एंड यही r वेक्टर हमारा क्या है? पोजीशन वेक्टर है. क्या है ये हमारा? पोजीशन वेक्टर. ठीक है. एंड x और y डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट क्या है? x के अलोंग है x i कैप एंड y के अलोंग है y j कैप. ओके, ये था हमारी इंफॉर्मेशन पोजीशन वेक्टर के बारे में. अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में. डिस्प्लेसमेंट की नॉर्मल डेफिनेशन क्या थी? चेंज, ठीक है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में था. तो ग्राफिकली समझते हैं. मान लो अब P पॉइंट हमारा R1 हो गया, R1 डिस्टेंस P पॉइंट था, एंड ओरिजिन से कोई Q पॉइंट हमारा R2 है. ये कैसे वेक्टर है? तो एंड ये दूसरा ऐसे वेक्टर है. OQ हमारा R2 वेक्टर है एंड OP हमारा R1 वेक्टर है. सो PQ ये वेक्टर, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा डेल्टा R वेक्टर, और इसको हम कैसे लिखेंगे? R2 माइनस R1 वेक्टर. ओके, ये हमारा डेल्टा R है. ओके, मान लेते हैं कि R2 की जो कंपोनेंट है, R2 जिस पॉइंट पर है वो है X2, Y2, एंड R1 जिस पॉइंट पे है, मतलब P पॉइंट, वो है X1, Y1. सो डेल्टा R XY की टर्म्स में क्या हो जाएगा? तो वो लिखते हैं हम डेल्टा R वेक्टर. R2 हमारा क्या है? X2, Y2, तो इसको कंपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं इस वाले फॉर्मूले को यूज करके. तो हमारे पास बनेगा X2 i कैप प्लस Y2 j कैप माइनस R1 क्या हो जाएगा? X1 i कैप
प्लस y1 j कैप। अब क्या करते हैं, आई कैप वाली टर्म को एक साइड ले लेते हैं एंड जे कैप वाली टर्म को एक साइड ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ये हमारा डेल्टा आर वेक्टर है। तो मैं क्या करती हूँ, x2 माइनस x1 को डेल्टा x लिख देती हूँ एंड y2 माइनस y1 को डेल्टा y लिख देती हूँ। तो डेल्टा r क्या बन गया, डेल्टा r बन गया डेल्टा x आई कैप प्लस डेल्टा y j कैप। तो इस इक्वेशन से हम क्या समझे हैं कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, वो चेंज इन x कंपोनेंट प्लस चेंज इन y कंपोनेंट हो गया। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि 2D मोशन को हम 1D मोशन की तरह समझ सकते हैं दो डायरेक्शन में। ओके, पहले x डायरेक्शन में 1D मोशन कैलकुलेट करेंगे, फिर y डायरेक्शन में 1D मोशन कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2D मोशन के हमारे फॉर्मुलिज्म्स आने लग जाएंगे। इस चीज से हमें ये बात क्लियर हो गई। ओके, अब आगे चलते हैं। हमने यहाँ पर पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस कर लिया है, ग्राफ से हमने समझा है इस चीज को। मोशन इन 2D में ग्राफ बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो कोशिश करी जाएगी कि हर एक क्वेश्चन का ग्राफ बनाया जाए। एंड ये जो मैंने पोजीशन वेक्टर का पहला फॉर्मूला आपको बताया है, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज वेलोसिटी। तो हमने वेलोसिटी को डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। 1 डायमेंशन के लिए हमने एवरेज वेलोसिटी डिस्कस किया था एंड हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिस्कस किया था 1 डायमेंशन में। अब हम क्या करेंगे, इनको 2 डायमेंशन में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि 1 डायमेंशन में एवरेज वेलोसिटी, जिसे v बार से लिखा जा रहा था, वो डेल्टा x बाय डेल्टा t था। यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, डेल्टा r बाय डेल्टा t हो जाएगा। r यहाँ पर वेक्टर है, तो अब हम क्या करते हैं, डेल्टा r को रिप्लेस कर देते हैं जो हमने पहले कैलकुलेट किया था। डेल्टा r क्या था, डेल्टा x आई कैप प्लस डेल्टा y j कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा t। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं एवरेज वेलोसिटी को, तो डेल्टा x बाय डेल्टा t आई कैप लिख सकते हैं ऐसे, प्लस डेल्टा y बाय डेल्टा t j कैप। ओके, डेल्टा x बाय डेल्टा t क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी होगी किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में आई कैप। सिमिलरली डेल्टा y अपॉन डेल्टा t क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। तो एवरेज वेलोसिटी का 2 डायमेंशन में ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ये था अबाउट एवरेज वेलोसिटी। नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है dr बाय dt। dr बाय dt किसकी इक्वल हो जाएगा, अगर हमने r वेक्टर को लिख दिया तो इसको अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एवरेज वेलोसिटी को d बाय dt। r वेक्टर हमारे पास क्या था, वो था x आई कैप प्लस y j कैप। ओके, ब्रेक कर देते हैं तो हमारे पास बन गया dx बाय dt आई कैप प्लस dy बाय dt j कैप। dx बाय dt क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, एंड dy बाय dt क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। ये हमारा vt का फॉर्म आ गया। ओके, सो आप देख सकते हो कि 2 डायमेंशन में हमें कुछ नहीं करना है। x डायरेक्शन में हमें क्या करना है, वेलोसिटी क्या फाइंड करेंगे, y डायरेक्शन में वेलोसिटी फाइंड करेंगे एंड सिंपली ऐड कर देना है। और वेक्टर एडिशन हमने लास्ट क्लास में सीखा था, तो वो सब यहाँ पर अप्लाई होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटी। अब हम आगे चलते हैं एंड अब हम डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन।
ओके, एक्सेलरेशन ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है एंड ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है. सो जैसे हम पहले करते आ रहे थे, आप बता सकते हो डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे लिखा जाएगा? सिंपली वो हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप एंड एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ये एवरेज वाला है. एक्सेलरेशन हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, जहां पर ए एक्स किसके इक्वल होगा? डी वी एक्स बाई डी टी एंड वी एक्स किसके इक्वल होगा? डी एक्स बाई डी टी. तो क्या हो गया? डबल डेरिवेटिव बन गया एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, सिमिलरली ए वाई किसके इक्वल हो जाएगा? डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी. ओके, ये एवरेज एक्सेलरेशन का और ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया. ठीक है, हमेशा याद रखना कि वन डायमेंशन में जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होती है. ओके, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर वन डायमेंशन में मूव कर रहा है इस साइड, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो इसी साइड होगी, एक्सेलरेशन भी इसी साइड होगा. ठीक है, बट टू डायमेंशन में ऐसा नहीं होता बिकॉज दो दो कंपोनेंट बन चुके हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के, तो वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं हो सकता. ओके, मान लो कि वी एक्स इस साइड जा रहा है, वी वाई इस साइड जा रहा है, तो जो फाइनल आ रहा होगा वेलोसिटी वो कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा होगा. रिजल्टेंट याद करो, फाइनल वेलोसिटी हमारी इस डायरेक्शन में आ रही होगी. तो टू डायमेंशन मोशन में हमें ये ध्यान रखना है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा उसी डायरेक्शन में नहीं हो सकती जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है. ठीक है, इनके बीच में इवन 180 डिग्रीज में भी डिफरेंस आ सकता है, तो इसका ध्यान रखना है. सो बिकॉज एक ही डायरेक्शन में नहीं हो सकता है, तो हमें पता है कि डायरेक्शन क्या होता है. डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? वेक्टर में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा से, याद करो. और थीटा क्या होगा? tan इनवर्स y कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय x कॉम्पोनेंट. तो अगर वेलोसिटी की बात करूं तो vy बाय vx हो जाएगा. अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो क्या हो जाएगा? ay डिवाइडेड बाय ax, y कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय x कॉम्पोनेंट. ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई डायरेक्शन के बारे में. मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना हुआ, मान लो आपको वेलोसिटी का, वेलोसिटी इक्वल है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ v क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ v हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर. ओके, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है एंड ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है. सिंपली वेक्टर. अगर लास्ट क्लास आपने अच्छे से समझ ली तो इस चीज में कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही होगी कि ये सब कहां से आ गया. ओके, तो लास्ट क्लास को अच्छे से समझना वेक्टर क्वांटिटीज को. ओके, तो ये सब था अबाउट एक्सेलरेशन. अब हम मोशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. सो नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. तो सपोज एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन पे, एक्स वाई, तो ये जो प्लेन होगा ये कौन सा प्लेन होगा? एक्स वाई प्लेन, क्योंकि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मिलके बना रहे हैं इसको. एंड एक्सेलरेशन ए इज कांस्टेंट, क्योंकि हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ने वाले हैं, तो ए वेक्टर जो है क्या है? वो एक कांस्टेंट है पूरे टाइम इंटरवल में. तो एक्सेलरेशन क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv बाय dt होता है. मान लो इनिशियल वेलोसिटी v0 है एंड v तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी है. ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है
एंड v हमारी फाइनल वेलोसिटी है। सो dt को मैं इस साइड लेके जा सकती हूँ एंड इंटीग्रेट कर सकती हूँ। सो dv इक्वल हो जाएगा a dt इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। वेलोसिटी जा रहा है v नॉट से v एंड टाइम जा रहा है 0 से t। लेट अज्यूम इंटीग्रेट करके हमें मिल जाएगा v माइनस v नॉट। एक्सेलरेशन बिकॉज कांस्टेंट है तो यहाँ t माइनस t नॉट, या फिर इंटीग्रेट की फॉर्म में लिखना है तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर लिमिट लगा दोगे आप 0 to 2 t तो ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई v नॉट प्लस at। ये हमारी वेलोसिटी आ चुकी है फाइनल कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, एंड ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। सो इन द एंड हमें ध्यान रखना है कि फॉर्मूला बिल्कुल सेम है इक्वेशन ऑफ मोशन का। सिंपली यहाँ पर डिफरेंस ये है कि इनके पास अब कंपोनेंट्स हैं। तो v वेक्टर को मैं क्या लिख सकती हूँ, vx i कैप प्लस vy j कैप। v नॉट को मैं लिख देती हूँ v नॉट x i कैप प्लस v नॉट y j कैप। एक्सेलरेशन को मैं लिख सकती हूँ ax i कैप प्लस ay j कैप। टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा बिकॉज स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती है। तो अगर मैं आई कैप वाली टर्म्स को कंपेयर करूं तो आई कैप वाली कौन सी टर्म है, vt इक्वल्स टू v नॉट x प्लस ax इंटू t। तो ये दोनों जो इक्वेशन मैंने लिखी है ये इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट है, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। सो vx की वैल्यू ये आ गई। सिमिलरली j कैप को कंपेयर करूंगी तो vy की वैल्यू सिंपली ये आ जाएगी। ओके, तो हमें वेलोसिटी इन x डायरेक्शन मिल गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन में। सिमिलरली हमें वेलोसिटी इन y डायरेक्शन मिल गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन में। तो बिकॉज हमें वेलोसिटीज मिल गए हैं हम पोजीशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं एंड पोजीशन कैलकुलेट करने की मैं कोशिश करूंगी। सबसे पहली चीज, एवरेज वेलोसिटी किसकी इक्वल होगी? एवरेज वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही तो मीन या एवरेज फाइंड करते हैं कि आपको दो नंबर दे दिए 1 एंड दूसरा है 3, तो इस नंबरों का एवरेज क्या होगा, एक्स एवरेज हो जाएगा 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 किस लिए, बिकॉज दो नंबर है। तो ऐसे ही इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 हमारा एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आ गया तो हम इस फॉर्मूले से dr बाय dt इक्वल है वेलोसिटी के, t को इस साइड लेके गए एंड यहाँ पर बिकॉज जो वेलोसिटी होगी वो एवरेज वेलोसिटी होगी, उससे हम r कैलकुलेट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली हम r कैलकुलेट कर सकते हैं एंड r की ये फॉर्म आई है। अब मैं नेक्स्ट चीज चाहती हूँ कि इस v को भी क्या करूँ, रिप्लेस कर दूं। तो पहले हमने पढ़ा था v इक्वल्स टू v नॉट प्लस at, वहां से मैंने इस वेलोसिटी को रिप्लेस कर दिया एंड सिंप्लीफाई करा तो हमने क्या कर दिया, पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर दिया। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा, बिल्कुल चेक करके देखना आप, आपको पोजीशन वेक्टर मिल चुका है। अब क्या है, इसको भी कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ सकते हैं। r क्या होता है, x i कैप प्लस y j कैप। r नॉट क्या हो जाएगा, x नॉट i कैप प्लस y नॉट j कैप। v नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, v नॉट x i कैप प्लस v नॉट, जो भी वेक्टर्स हैं उनको i एंड j कंपोनेंट में आप तोड़ दो। सिंपली हम ये कर रहे हैं, v बाय j कैप प्लस हाफ एक्सेलरेशन वेक्टर है तो ax i कैप प्लस ay j कैप इंटू टी स्क्वायर। आई कैप एंड जे कैप वाली टर्म्स को हम कंपेयर कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर्स मिल जाएंगे x के अलोंग एंड
y के अलोंग। ओके, तो मैंने जैसे कि बताया कि 2D मोशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं वन डायमेंशनल मोशन अलोंग टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन, बिकॉज x और y क्या होते हैं, हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम 2D मोशन को दो 1D मोशन की तरह इमेजिन कर सकते हैं, दो परपेंडिकुलर एक्सिस पे, बिकॉज हम बिल्कुल पोजीशन वेक्टर्स को भी फाइंड कर सकते हैं x एंड y डायरेक्शन में। यहां से सिंपली यही मतलब निकल के आया है, एंड यहाँ पर हमारा मोशन इन 2 डायमेंशन कंप्लीट हो जाता है, जितना भी हमें बेसिक समझना था। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जो बिल्कुल आपके लिए न्यू होगा, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आप रोजाना देखते हो, बट मैं एग्जांपल लेना चाहती हूँ ट्रेन का। मान लो ये कोई ए ट्रेन है एंड ये कोई बी ट्रेन है। ओके, ए ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है, बी ट्रेन भी इस डायरेक्शन में चल रही है, एंड आप बी ट्रेन के अंदर बैठे हो एंड ए ट्रेन में कोई दूसरा स्ट्रेंजर बैठा है। तो आपको उसकी वेलोसिटी कम दिख रही होगी कि ज्यादा दिख रही होगी, कैसे दिख रही होगी? इमेजिन करो आप बी ट्रेन के अंदर हो और आपके पैरेलली आपके साइड से दूसरी ट्रेन जा रही है, तो उसमें बैठे लोगों को आप कैसे देखोगे कि वो तेज चल रहे हैं कि धीरे चल रहे हैं? अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है ट्रेन, ओके, तो आपको दिखेगा कि वो ऑलमोस्ट आपकी स्पीड से ही चल रहे हैं, मतलब आपको स्पीड कम दिख रही होगी। वहीं आप अगर इस साइड जा रहे हो, बी ट्रेन में बैठे हो, एंड ए ट्रेन वाले इंसान आपसे इस साइड जा रहा है, तो आपको क्या दिख रहा होगा? आपको दिख रहा होगा कि वो बहुत तेजी से आपके पास से निकल चुकी है। तो जब आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट में बैठे हो एंड आप दूसरी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को देख रहे हो, तो ऐसे सिनेरियो में कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी यूज होती है। ओके, तो सपोज करो कि दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों मूव कर रहे हैं विथ एन एवरेज वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटीज हैं इसको मैं एवरेज बोल रही हूँ कि पूरे मोशन में लाइक ये एवरेज वेलोसिटी है। ऑब्जेक्ट बी की एवरेज वेलोसिटी वी बी है, ऑब्जेक्ट ए की एवरेज वेलोसिटी लेट अज्यूम वी ए है, एंड दोनों ऑब्जेक्ट कैसे हैं? दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में हैं, दोनों चल रहे हैं। तो द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, अगर आप ए में बैठे हो, आप ए के अंदर हो, ठीक है, ये आप हो, एंड आप भी मान लो ट्रेन ए में बैठे हुए हो एंड ट्रेन बी की आप वेलोसिटी को देख रहे हो, तो ट्रेन बी की वेलोसिटी अगर दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो किसके इक्वल हो जाएगी? वी ए माइनस वी बी के, जिसे हम वी बी ए लिखेंगे। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वी बी माइनस वी ए होगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए, अगर कोई इंसान ट्रेन ए में है तो वो अगर बी को देख रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वो हो जाएगा ए बी, दैट इज वी ए माइनस वी बी। एंड हमेशा याद रखना कि जो वी ए बी होगा, यहां से कंपेयर किया जाए तो वो इक्वल होगा माइनस वी बी ए के, बट मैग्नीट्यूड वाइज वी ए बी हमेशा इक्वल होगा वी बी ए के। ओके, इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हो। ये ए का फ्रेम है, ये बी का फ्रेम है, आप ए वाली ट्रेन में हो एंड बी वाली में कोई दूसरा इंसान है, एंड दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। ओके, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो आपको क्या दिख रहा होगा? आपको लग रहा होगा कि आप आराम से बैठे एंड ये बी आराम से आपके पास से निकल रहा है। वहीं अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है बी की, तो आपको क्या दिखेगा? वो आपके पास बहुत जल्दी आ गया एंड बहुत जल्दी आपसे क्या हो रहा है, फिर दूर होता जा रहा है। तो डायरेक्शन सेम में
वेलोसिटी हमेशा डिक्रीज होती है एंड अपोजिट डायरेक्शन जाने में वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज होती है। तो दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में है एंड एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को जब चेक कर रहा होता है तो ऐसे सिनेरियो को बोलते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी। एंड वेलोसिटी ऑफ बी ए के फ्रेम में, मतलब ए अगर बी को देख रहा है तो वो हो जाएगा वी बी माइनस बी ए। एंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, अगर बी ए को देख रहा है तो वो हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। ये रिलेशन आपको क्लियर हो गया होगा इन दोनों को कंपेयर करें तो। बट मैग्नीट्यूड निकालें, डायरेक्शन को अगर भूल जाए तो दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल ही सेम आएगा। ओके, ये बिल्कुल बेसिक था रिलेटिव वेलोसिटी का। आई होप ट्रेन का एग्जाम्पल से क्लियर होगा अगर आप सही तरीके से इमेजिन कर पा रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि ट्रेन आपके साइड से अगर सेम स्पीड में चल रही है, मान लो कि इस ट्रेन का भी स्पीड v0 है, इस ट्रेन का भी स्पीड v0 है, तो आपको लगेगा कि आप दोनों बिल्कुल रेस्ट में हैं, आप दोनों मूव ही नहीं कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है? अगर मैं वी ए भी फाइंड करने की कोशिश करूं तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी होना चाहिए था। वेलोसिटी ऑफ ए v0 है, वेलोसिटी ऑफ बी v0 है, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ गई? 0 हो गई। रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसे हैं? रेस्ट में है। तो आपको लगेगा कि अगर सामने वाली ट्रेन आपकी ट्रेन की स्पीड से चल रही है तो वो क्या हो जाएगी? आपको फील हो रहा होगा कि सामने वाली ट्रेन भी रुकी हुई है। आई होप आप इस चीज को इमेजिन कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एंड ये हम डेली लाइफ में देखते हैं। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी से ही रिलेटेड टॉपिक को आगे पढ़ते हैं हम। तो रिलेटिव वेलोसिटी में जो सबसे पहली चीज आती है वो है ट्रेन प्रॉब्लम, जिसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी कि दो ट्रेन अगर पैरेलली सेम डायरेक्शन में चल रही है तो क्या रिलेटिव वेलोसिटी होगी, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो क्या रिलेटिव वेलोसिटी होगी। एंड इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं एंड दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ टू साउथ। ओके, रेल ट्रैक्स हैं जो नॉर्थ टू साउथ मूव कर रही है। मान लो डायरेक्शन हम ऐसे ले लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस साइड साउथ से अगर कोई चीज नॉर्थ जा रहा है तो पॉजिटिव है एंड अपोजिट जाएगा तो नेगेटिव है। तो दो पैरेलल रेल नॉर्थ से साउथ की ओर मूव कर रही है। कोई ट्रेन है ए, वो मूव कर रही है कैसे? मूव्स नॉर्थ, ये नॉर्थ की साइड जा रही है और इसकी स्पीड हमें दे दी है, वीए दे दिया है हमें 54 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड अ ट्रेन बी मूव्स साउथ, कोई दूसरी ट्रेन है बी, वो मूव कर रही है साउथ की ओर एंड इसकी हमें स्पीड दे दी है 90 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब हमें बी ए कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड की क्या वेलोसिटी होगी विथ रिस्पेक्ट टू बी? तो हमें ग्राउंड को एज्यूम कर लेते हैं जी, तो जी भी हमें कैलकुलेट करना है। थर्ड है वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ अ ट्रेन ए। अब ट्रेन ए की जो रूफ है उस पे एक मंकी भी बैठा हुआ है। ओके, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑफ अ रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन। ओके, तो हमें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे दी है, इस वाले को हम अभी डिस्कस करते हैं। पहले ए एंड बी को कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर सी पार्ट पे आते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज, हमें हर चीज किलोमीटर पर आवर में दे रखा है एंड हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंग। तो मैंने रिलेशन बताया था कि 1 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है? वो इक्वल होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। ओके, तो प्लीज सारी क्वांटिटी को मीटर पर सेकंड में पहले चेंज करना है। तो वेलोसिटी ऑफ ए जो कि 54 किलोमीटर पर आवर है,
वो मीटर पर सेकंड में कितने की इक्वल हो जाएगी, बताओ। इसको किलोमीटर पर आवर की जगह क्या लिख देंगे हम, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए और ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। एंड मैंने एज्यूम किया था कि साउथ से नॉर्थ अगर कोई चीज जा रहा है तो वो पॉजिटिव मानेंगे हम, तो पॉजिटिव, ठीक है। अब वीबी पे आ जाते हैं। वीबी कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर। बहुत तेज चल रही है ये ट्रेन। ओके, 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, कैलकुलेट करना एंड बताना, 25 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ जाएगा। ओके, अब मैंने एज्यूम किया है कि इस और डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये अपोजिट में जा रही है, तो इसके लिए हम क्या सिंबल यूज करेंगे, हम इसके लिए यूज करेंगे नेगेटिव साइन। ओके, पार्ट ए में हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अगर ए में कोई इंसान बैठा है तो उसको बी की वेलोसिटी कैसी लग रही होगी, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है। वेलोसिटी ऑफ बी ये कैलकुलेट करना है, जो कि इक्वल होता है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी कितना है हमारे पास, -25 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन ऑलरेडी है तो यहां पर माइनस। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड। सो 15 मीटर पर सेकेंड इसके इक्वल हो जाएगा -40 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा होगा, एक इंसान, ए में अगर कोई बंदा इंसान बैठा है तो उसको दिख रहा होगा कि उससे दूर जा रही है, साउथ डायरेक्शन में जा रही है ट्रेन। कितनी स्पीड से, 40 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हो अपोजिट जाने में स्पीड कितनी हाई दिख रही है। ए की स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, बी की स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड अगर डायरेक्शन को ना देखा जाए तो। लेकिन ए में बैठे हुए इंसान को बी की स्पीड कितनी महसूस हो रही होगी, उसको महसूस हो रही होगी कि बी उसके साइड से निकल गई 40 मीटर पर सेकेंड से अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा दिखती है। तो अगर कोई ट्रेन आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है तो आपको फील होता है कि वो बहुत तेजी से निकल गई, एंड अगर वो आपकी पैरेलली भी जा रही होती है तो आपको लगता है कि स्लो है। ये एग्जांपल बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन कर रहा है। अब हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर बी में कोई इंसान बैठा है तो उसको ग्राउंड की स्पीड क्या दिख रही होगी। आपको फील होता है कभी कभी ट्रेन में कि आपकी ट्रेन रुकी हुई है और ऐसा लगता है कि प्लेटफॉर्म अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। आपको ऐसी फीलिंग आती होगी जब आप ट्रेन में बैठे होते होंगे। आप ट्रेन में बैठे हो, ऑब्वियसली ट्रेन ही चल रही होगी, बट आपको फील होता है कि आप रुके हुए हो एंड प्लेटफॉर्म चल रहा है। ऐसा इल्यूजन होता है हर इंसान को। तो ये उसी इल्यूजन को एक्सप्लेन करेगा कि हमें ग्राउंड की वेलोसिटी क्या दिख रही होगी अगर कोई इंसान ट्रेन बी में बैठा है। तो वेलोसिटी ऑफ वीजीबी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी। ग्राउंड की वेलोसिटी वैसे क्या है, 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, -25। सो -25 मीटर पर सेकेंड किसके इक्वल हो गया, 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। तो अगर बी में कोई इंसान बैठा होगा तो उसको फील हो रहा होगा कि बी देखो इस साइड चल रहा है, साउथ साइड चल रहा है, एंड हमारा आंसर पॉजिटिव आया है। तो उस इंसान को महसूस हो रहा होगा कि ग्राउंड चल रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होगा। तो ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। आई होप आपको ये दोनों सिनेरियो क्लियर होंगे। ओके, एंड अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं इसको तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इमेजिनेशन से चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाती है फिजिक्स में। ओके, अब सी पार्ट को डिस्कस करते हैं। सी पार्ट कह रहा है कि ट्रेन ए के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है। वेल, पॉसिबल है। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन अगेंस्ट इट्स मोशन। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी हमें बता रखा है, अगर ए के अपोजिट वो मूव कर रहा है, मंकी रनिंग ए के अपोजिट मतलब मंकी इस साइड मूव कर रहा है,
अगेंस्ट का मतलब यही हुआ कि मंकी इस साइड मूव कर रहा है एंड ट्रेन इस साइड मूव कर रही है, एंड हमें रिलेटिव वेलोसिटी दे दी है मंकी एंड ट्रेन की। तो हमें मान लो VMA दे दिया है 18 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड में इसको चेंज करो, कितने के इक्वल हो जाएगा? 5/18, सो 5 किलोमीटर पर आवर। एंड बिकॉज मंकी इस साइड मूव कर रहा है, साउथ साइड, तो साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ओके, तो एन ऑब्जर्वर, ठीक है, वेलोसिटी इतना विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन एज ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड। तो अब ग्राउंड पे अगर कोई इंसान खड़ा है, तो उसको क्या दिख रहा होगा कि मंकी किस स्पीड से चल रहा है? तो वेलोसिटी ऑफ MA इक्वल हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मंकी, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ A जो कि हमें गिवन है। वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू A कितना दे रखा है हमें? -5 मीटर पर सेकेंड। हमने कन्वर्ट करके वही सेम यूनिट लिख दी, तो इसको कर देते हैं चेंज मीटर पर सेकेंड में। तो -5 मीटर पर सेकेंड VM हमें कैलकुलेट करना है, एंड वेलोसिटी ऑफ A कितनी है? वेलोसिटी ऑफ A है 15 मीटर पर सेकेंड। तो किसकी इक्वल हो जाएगा? इसको इस साइड ले आते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर कोई इंसान ग्राउंड पे खड़ा है तो उसको फील हो रहा होगा कि मंकी भाग रहा है ट्रेन के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब साउथ साइड, बट उसकी जो कंप्लीट वेलोसिटी होगी वो किस साइड होगी? आगे की साइड होगी, एंड वो क्या कितनी इक्वल होगी? 10 मीटर पर सेकेंड की। आप समझ रहे हो, मंकी अपोजिट डायरेक्शन में तो भाग रहा है, बट कंप्लीटली ट्रेन आगे की साइड जा रही है, नॉर्थ की साइड जा रही है, तो उसको फील होगा कि मंकी भी एक्चुअली में नॉर्थ साइड ही भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। आई होप ये क्लियर होगा आपको। ये मूवीज में बहुत दिखाते हैं कि ट्रेन के ऊपर हीरो भाग रहा है ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में, ट्रेन आगे ही चल रही है, सो हीरो भी आपका एक्चुअली में आगे ही चल रही है, बट उसको अपोजिट डायरेक्शन में भागते हुए दिखा रहे हैं ट्रेन की, एंड बिकॉज ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में भागते हुए दिखा रहे हैं तो उसकी स्पीड आपको ज्यादा दिख रही है। ओके, तो हमने ट्रेन प्रॉब्लम को इन 3 पार्ट से इस क्वेश्चन से हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। एग्जाम में ट्रेन प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एंड ये क्वेश्चन इनफ है आपको सारी चीज एक्सप्लेन करने में। नेक्स्ट चलते हैं। ट्रेन प्रॉब्लम के बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है रिलेटिव वेलोसिटी में, वो होती है रेन प्रॉब्लम। अब रेन प्रॉब्लम क्या है? हम एज्यूम करते हैं कि बारिश बिल्कुल स्ट्रेट अर्थ पे गिर रही है, बारिश की बूंदें बिल्कुल स्ट्रेट गिर रही है, ये एक पहला अजम्पशन होता है। तो पहला अजम्पशन ये है कि व्हेन देयर इज नो विंड, हमने बिल्कुल आइडियल केस इमेजिन कर लिया है, द रेन ड्रॉप्स फॉल स्ट्रेट डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, बिल्कुल सीधी बारिश की बूंदें जमीन पे गिर रही है। अब क्या हो रहा है? बारिश हो रही है, बट एक इंसान है जो कि आगे की साइड मूव कर रहा है, एंड बिकॉज ये इंसान आगे की साइड मूव कर रहा है, ये क्या क्रिएट कर रहा है? एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्रिएट कर रहा है। अगर ये इंसान बारिश की बूंदों को देख रहा होगा तो इसको क्या दिख रहा होगा कि जो बारिश की बूंदें है वो किसी एंगल पे इससे चल रही है, मतलब ये आगे की साइड मूव कर रहा है तो इसको बारिश की बूंदें कुछ ऐसी जाती हुई दिख रही है, सीधी नहीं दिख रही है, उसको दिख रही है कि क्या इसकी ओर बढ़ रही है। ऐसा होता है अगर आप इसको इमेजिन कर पाए या आपने इसको फील किया होगा कि आप लाइक चल रहे हैं, बारिश गिर रही है, तो आपको कैसा फील हो रहा है कि बारिश आपकी चेहरे की ओर आ रही है, चेहरे की ओर आ रही है। तो इस इंसान को क्या करना होगा? अगर इसके पास कोई अम्ब्रेला होगा तो बारिश से बचाने के लिए क्या करना होगा? इसको उस अम्ब्रेला को टिल्ट करना होगा, ठीक है, ताकि ये अपने आप को बारिश से बचा सके। तो थर्ड पॉइंट ये लिखा है, द मैन नीड्स टू टिल्ट हिज अम्ब्रेला एट एन एंगल दैट करस्पॉन्ड टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप। उसी एंगल पे टिल्ट करना होगा जिस एंगल पे इसको रिलेटिव वेलोसिटी में बारिश की बूंदें आती हुई दिख रही है। आई गेस आपको सिनेरियो क्लियर है। अगर कोई भी हवा नहीं चल रही है तो आइडियल केस हम लेंगे
कि बारिश की बूंदें बिल्कुल सीधी जमीन पे गिर रही है ग्रेविटी की वजह से। अब आप छाता लेकर बारिश में निकल चुके हैं कुछ सामान खरीदने के लिए। तो बिकॉज आप आगे की साइड चल रहे हो एंड आप अगर बारिश की बूंदों को देखोगे तो आपको कैसा महसूस हो रहा होगा कि बारिश की बूंदें बिल्कुल स्ट्रेट आपकी फेस की ओर आ रही है। तो अगर आपको खुद को बारिश से बचाना है तो आप क्या करोगे? अम्ब्रेलो को थोड़ा मोड़ दोगे। किस डायरेक्शन में मोड़ोगे ताकि बारिश की बूंदें आप पे ना हो? तो आप उसी एंगल पे मोड़ोगे जिस एंगल पे आपको दिख रहा होगा कि बारिश आपके फेस पे आ रही है। आई होप ये सिनेरियो क्लियर होगा। तो इससे रिलेटेड हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि थीटा कैसे फाइंड किया जाए। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आ गया हमारे पास एक क्वेश्चन कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, एंड ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी प्रॉब्लम है ये और अच्छा क्वेश्चन है ये कि एक रेन है, बारिश गिर रही है वर्टिकली, मतलब ऊपर से नीचे गिर रही है और उसकी वर्टिकल स्पीड हमें दे दी है, ऊपर से नीचे स्पीड हमें दे दी है, वेलोसिटी ऑफ रेन 35 मीटर पर सेकेंड। अ वुमन राइड्स अ बाइसाइकिल। अब एक औरत है जो बारिश में भी बाइसाइकिल चला रही है। ठीक है, आई गेस मैं सही से ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ। ओके, बाइसाइकिल चला रही है विथ अ स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो वो बाइसाइकिल चला रही है इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट से वेस्ट की ओर। तो डायरेक्शन कुछ ऐसा होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इन ईस्ट से वेस्ट की ओर। ओके, तो औरत इस साइड जा रही है, औरत अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला। हमें डायरेक्शन पूछिए कि किस डायरेक्शन में उसको अपना अम्ब्रेला को की ओर करना चाहिए ताकि वो अपने आप को भीगने से बचा सके। डायरेक्शन मतलब हमसे थीटा पूछा है, हमसे एंगल पूछा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आ रही हूँ। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। आप क्वेश्चन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में पढ़ सकते हैं। ओके, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा हिंदी में भी देखते हुए, अगर आपको लाइक कंप्लीटली आप इंग्लिश के स्टूडेंट नहीं है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन एंड उसका सिनेरियो। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो अब सॉल्यूशन निकालते हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वुमेन क्या हो रही है, वेस्ट की ओर जा रही है, तो उसका वेक्टर इस साइड है। अब मैं क्या कर रही हूँ, वेक्टर को फ्लिप कर दे रही हूँ। ये वुमेन बाइसाइकिल वाली है, ठीक है, वीबी है, ये यहाँ पर बना भी रखा है। वुमेन इस साइड चल रही है, तो मैं जैसे ही वेक्टर को फ्लिप करूंगी एक माइनस साइन आ जाएगा। मैं एक्चुअली में ट्रायंगल फॉर्म करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये हमारा वीबी हो गया, ये हमारा वी आर हो गया, और ये वी आर भी हमारी रिलेटिव वेलोसिटी हो गई जो वुमेन को दिख रही होगी बारिश की बूंदों की। एंड ये हमारा एंगल थीटा हो गया जिसे हमें फाइंड आउट करना है। ये थीटा है, ये 90 डिग्री है। हमें वेलोसिटी ऑफ रेन गिवन है, कितनी दे रखी है हमें, 35 मीटर पर सेकेंड। एंड हमें बाइसाइकिल की वेलोसिटी भी दे रखी थी 12 मीटर पर सेकेंड। ट्रायंगल से देख के आप बता सकते हो थीटा किसके इक्वल होगा। हमें बी एंड आर के बीच में रिलेशन चाहिए। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है हमें थीटा। तो टेन थीटा किसके इक्वल होगा, टेन थीटा इक्वल हो जाएगा वीबी बाय वी आर। हम खाली मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं, तो माइनस साइन को हम इग्नोर कर रहे हैं। वीबी हमें कितना दे रखा है 12, वी आर कितना दे रखा है 35। इसको सॉल्व करोगे तो अराउंड 0.343 आएगा आपका। एंड थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0.343। ओके, अगर क्वेश्चन ये बोर्ड में आ रहा है तो आप यहां तक ही इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, ये आंसर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, इतना बोर्ड के अकॉर्डिंग क्लियर है।
यहाँ पर आपको आंसर अपना छोड़ देना है, बिकॉज आप tan इनवर्स 0.343 कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट अगर ये क्वेश्चन सेम नीट में आता तो आपको ये एक्चुअली में कैलकुलेट करना होता। आपको कैलकुलेटर साइड में ही स्क्रीन पे दिया जाता है। ओके, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के एंगल्स को कैलकुलेटर से फाइंड किया जाए। ओके, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एंड जब आप थीटा कैलकुलेट करोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 19 डिग्री के आसपास आएगा। सो उस वुमेन को 19 डिग्री पे एम्ब्रेला को पकड़ना होगा ताकि क्या हो, वो अपने आप को बारिश से बचा सके। इस चीज से हमने ये समझा है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा कि थीटा कैसे फाइंड किया है हमने। ओके, तो ये नीट के अकॉर्डिंग यहाँ तक जाना होगा, बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ छोड़ देना होगा, बिकॉज बोर्ड में कोई कैलकुलेटर नहीं मिलता है। सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। ये रेन प्रॉब्लम पे एक क्वेश्चन था। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो दूसरे एग्जाम में आए थे। सो ये हमारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि CBSE AIPMT 2015 में आया था। एंड ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो पार्टिकल्स हैं A एंड B मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इनकी वेलोसिटी दे दी, A के करस्पॉन्डिंग V1 एंड B के करस्पॉन्डिंग V2। एट इनिशियल मूवमेंट देयर पोजीशन वेक्टर वर R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। A का पोजीशन वेक्टर R1 था, B का पोजीशन वेक्टर R2 था। द कंडीशन फॉर विच पार्टिकल A एंड B फॉर देयर कोलिजन। ओके, तो हमें कंडीशन फाइंड करनी है कि वो कोलिजन हुआ तो इनमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमने जो प्रीवियस क्वेश्चंस करे थे उसमें से फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए जो प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़े थे। तो हम जानते हैं कि R इक्वल होता है R0, किसके इक्वल था? S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। याद आ रहा है आपको? ओके, अगर ये भी याद नहीं आ रहा है तो हम R को इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, dr/dt इक्वल्स टू वेलोसिटी। तो R इक्वल हो जाएगा R माइनस R0 माइनस साइन इस साइड ले तो पॉजिटिव हो गया, प्लस V वेलोसिटी V माइनस V0 इंटू टाइम T। इस क्वेश्चन में बिकॉज हमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रखा है तो हम इनिशियल वेलोसिटी को एज्यूम कर लेते हैं कि 0 होगी। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया R माइनस R0 प्लस VT। हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो यहां तक तो हमें R और V के बीच में रिलेशन पता चल गया है कि ऐसा कुछ होता है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ओके, एंड कंडीशन क्या है? कोलिजन की कंडीशन है। सो R1 यहां से R1 किसके इक्वल होगा? R0, क्योंकि सेम पॉइंट से शुरू किया है इनिशियल मूवमेंट। ठीक है, R0 प्लस V1 T। कोलिजन हो रहा है तो मतलब सेम टाइम पे वो टकराएंगे, तो हमें टाइम में कोई डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। एंड R2 इक्वल हो जाएगा R0 प्लस V2 T। ओके, अब इन दोनों को क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास आ गया R1 माइनस R2 इक्वल हो गया किसके? V1 माइनस V2 T। ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? ऐसा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो अब हमें क्या समझना है कोलिजन से कि जो डायरेक्शन वेक्टर हो गए या यूनिट वेक्टर्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, कैप की डेफिनेशन क्या होती है कि वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका ही मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास एक वेक्टर मान लीजिए और ये दूसरा वेक्टर मान लो। तो दिस डिवाइडेड बाय इसका वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देते हैं। R1 माइनस R2 ये वेक्टर्स हैं हमारे, इक्वल्स टू V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर इंटू टाइम T। अब इसके क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं।
तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, r1 माइनस r2। इस पूरे का मैग्नीट्यूड क्या होगा, v1 माइनस v2 इंटू टी। टाइम कॉमन आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ r2 इक्वल हो जाएगा v1 माइनस v2 t। बिकॉज स्केलर है टाइम तो बाहर आ जाना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है इसमें। v1 माइनस v2 का मैग्नीट्यूड इंटू t, एंड ये t से t कैंसिल हो गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। दो पार्टिकल थे ए एंड बी, मूव कर रहे थे कांस्टेंट वेलोसिटी से, उनकी इनिशियल पोजीशन हमें दे दी थी, देयर पोजीशंस दी थी, सॉरी इनिशियल नहीं, खाली पोजीशन दी थी। तो हमें कंडीशन पूछी थी कि कब ये पार्टिकल कोलाइड होंगे। तो हमने इक्वेशन फाइंड करी, एंड कोलाइड होंगे तो टाइम सेम रहेगा, हमने इस चीज का ध्यान रखा, एंड देन हमने देखा कि कौन सा ऑप्शन मैच कर सकता है। तो ये वन वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अनदर वे है कि ग्राफिकल मेथड पे आ जाते हैं। ये मैंने ग्राफिकल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, सॉल्यूशन आपकी आंखों के सामने है। तो ये r2 वेक्टर है और ये उसका वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये भी क्या हो गया, एक तरीके से पोजीशन हो गया। ये इसका दूसरा पोजीशन वेक्टर है, एंड इसका रिजल्टेंट है ये r। सिमिलरली दूसरे पार्टिकल के लिए, ए के लिए ये r1 है, ये उसका वेलोसिटी टाइम पोजीशन वेक्टर है, उसके लिए भी रिजल्टेंट क्या हो गया, r। तो r इक्वल्स टू r1 माइनस vt एंड r इक्वल्स टू r2 माइनस vt, एंड सिंपली वैसे ही सिंप्लीफाई कर दी। तो सेम थिंग है, हमने सेम ही चीज किया है, बस यहाँ पर थोड़ा सा हमने ग्राफिकली देख लिया है। कोलिजन में टाइम सेम रहेगा, ये हमें पता होगा। सो हम आगे बढ़ते हैं अब इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी पे है, एंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन स्विम्स इन अ रिवर एमिंग टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट। ओके, एक इंसान है, ये नदी है, इसमें क्या कर रहा है, नदी इस ओर बह रही है। ओके, नदी की डायरेक्शन ये है, और ये इंसान इसके अपोजिट डायरेक्शन में तैरने की कोशिश कर रहा है। His speed of 0.2 meter at an angle 120 degrees. Okay, तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये रिवर की वेलोसिटी है, VR है ये हमारा। उसके साथ ये इंसान जब तैर रहा है तो ये सीधा नहीं तैर रहा है, एक्चुअली में ये 120 डिग्रीज एंगल बना रहा है। ओके, विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, द स्पीड ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम। अब हमें पानी की स्पीड फाइंड करनी है, तो इसको और अच्छे से समझते हैं। डायग्राम को फिर से मैं ड्रॉ करती हूँ ताकि क्लियर हो जाए, क्योंकि एक बार डायग्राम बन गया तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। सारे के सारे डायग्राम बहुत हेल्प कर रहे हैं हमारी। ओके, तो वाटर की डायरेक्शन हमने इस ओर एज्यूम करी है, पानी इस साइड मूव कर रहा है। ओके, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, एंड ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो पर्सन 120 डिग्री एंगल पे पानी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये 120 डिग्रीज हमारा एंगल बन रहा है। ओके, हमें फाइंड करना है कि किस स्पीड से वाटर मूव कर रहा है। अगर इस पर्सन की स्पीड ओके हमें दे दी है, कितनी है दी है हमें, 0.5 मीटर पर सेकेंड है। तो हमें पूछा है कि ये वाटर की स्पीड क्या है, द स्पीड ऑफ वाटर इन स्ट्रीम इज, हमें वाटर की स्पीड पूछी है। सो ये कैसे फाइंड करेंगे, इसमें कोई रिलेटिव वेलोसिटी का एक्चुअली में कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा है। ये ऑब्जेक्ट की स्पीड है, इसको हम v मान लेते हैं, पानी की स्पीड को u मान लेते हैं, एंड हमसे स्पीड पूछी है तो हमें डायरेक्शन का कुछ लेना देना नहीं है, प्लस माइनस साइन के बारे में हमें नहीं सोचना है, बिकॉज स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी। सो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, ऑब्वियसली हम वेक्टर्स की हेल्प लेंगे। ये 90 डिग्री है, ये v है, वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं हम, अगर ट्रिग्नोमेट्री की भी यूज करें।
ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्रीज हो जाएंगे। ये साइड हमें फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करोगे आप, ट्रायंगल को फिर से देखो, ये 60 डिग्री है। ओके, ये स्पीड हमें दे दी है 0.5 मीटर पर सेकेंड, या फिर v दे दिया है। हमसे ये पूछा है एक तरीके से, मान लो कि ये स्पीड कितना होगा। ओके, डायरेक्शन का हम ध्यान नहीं दे रहे बिकॉज हमसे स्पीड पूछा है, तो हमसे ये u पूछा है। कैसे कैलकुलेट करोगे, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, हाइपोटेनियस एंड बेस के बीच में रिलेशन। सो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। इस सिंपल क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री, बेस हमें कितना दे रखा है, बेस हमें u दे रखा है जो हमें फाइंड करना है। हाइपोटेनियस हमें क्या दे रखा है, हाइपोटेनियस हमें 0.5 दे रखा है, एंड एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री। ओके, 0.5 को सॉल्व कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 10/5 कैंसिल आउट, 2u, एंड cos 60 कितना हो जाता है, cos 60 होता है 1/2, तो u क्या हो गया, 1/4। किसके इक्वल आ गया u, 0.25 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाटर की स्पीड है, मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में ना रिलेटिव वेलोसिटी लगी, ना कोई भी 2D मोशन का सिस्टम लगा। क्वेश्चन को हमने सिंपली ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर डाला। सो फर्स्ट क्लास बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था। आई होप वो लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर होगा, नहीं होगा तो उसको एक और बार फिर से देख लेना, एंड कोई भी डाउट हो तो साथ ही ऐप की क्वेरी सेक्शन में जाके आप पूछ लेना, मैं बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करूंगी वहां पर। ओके, तो ये हमारा आ गया स्पीड। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्शन भी नहीं ध्यान देना पड़ा हमें क्योंकि हमसे स्पीड पूछा था। ऑलराइट, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, जब पानी रुका हुआ है तब किसी बोट की वेलोसिटी कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर है। ओके, ठीक है। इट क्रॉसेस अ रिवर विथ अ विड्थ, कोई रिवर है, उसकी जो चौड़ाई है, विड्थ हमें दे रखी है 1 किलोमीटर की रिवर है। ओके, 1 किलोमीटर दे रखा है। अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, और यहाँ पर इस पाथ को कवर करने के लिए टाइम कितना लगा, 15 मिनट लगा। द वेलोसिटी ऑफ वाटर ऑफ रिवर वाटर इज, हमें पानी की वेलोसिटी पूछी है, मतलब हमसे वी पूछा है। ओके, तो इसमें भी कोई रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, और इस क्वेश्चन को भी हम डायग्रामेट्रिकली सॉल्व करेंगे, डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। एंड ये CBSE AIPMT में आ रखा है, ऑप्शन 5, 1, 3, 4, वेलोसिटी कितने किलोमीटर पर आवर में। एंड बिकॉज फाइनल आंसर भी किलोमीटर पर आवर में ही पूछा है, तो हमें हर चीज को किलोमीटर एंड आवर में कन्वर्ट करना होगा। तो टाइम को मिनट से हमें आवर में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं, ये 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। सो 1 मिनट में 1/60 आवर होगा। सो टाइम 15, मिनट की जगह हम क्या लिख देंगे, 1/60 आवर। तो टाइम हो गया हमारा 1/4, 15, 4 और 60, 1/4 आवर। ठीक है, इतना टाइम उसने लिया है क्रॉस करने के लिए। अब हमें वाटर की वेलोसिटी बतानी है। ओके, तो मैं अब नेक्स्ट पेज पे जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ, वहां पर डायग्राम भी मैंने प्रॉपरली ड्रॉ कर रखा है। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, बाकी सब चीजों की इंफॉर्मेशन यहाँ पर है ही। बोट की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, टाइम हमें दे रखा है 1/4। ओके, एंड हमें विड्थ दे रखी है कि इतना विड्थ लगा है, तो हम फाइंड कर सकते हैं कि कितने वेलोसिटी से रिवर वाटर, कितनी वेलोसिटी होगी रिवर वाटर की। सो नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ मैं, ये रहा इसका डायग्राम। ओके, ये वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये हमें फाइंड करनी है।
और वेलोसिटी ऑफ बी आर हमें दे रखी थी 5 किलोमीटर पर आवर। बी आर दे रखा है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक ट्रायंगल बन रहा है। क्या ये चीज क्लियर हो रही है कि यहाँ पर पाइथागोरस ट्रायंगल बन रहा है? एंड बिकॉज यहाँ पर पाइथागोरस ट्रायंगल बन रहा है तो हम फॉर्मूले से जानते हैं कि पाइथागोरस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। वी बी आर का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसका? बी आर स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ रिवर हमें फाइंड करनी है। वेलोसिटी ऑफ बोट हमें पता है। वेलोसिटी ऑफ वी आर हमें फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? एंड हमें विड्थ दे रखी थी 1 किलोमीटर, टाइम दे रखा है कितना? 1/4 आवर। और ये हमें दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बी फाइंड करना। वेलोसिटी ऑफ बी फाइंड करना कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ वे जब सीधा चलेगी तो कितना टाइम लगेगा। वेलोसिटी ऑफ वी कैसे फाइंड करोगे? वेलोसिटी होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है हमारा? 1 किलोमीटर। और टाइम कितना है हमारा? 1/4। 1/4। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो गया? 4 किलोमीटर पर आवर। तो हमें वीबी भी पता चल गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो वी आर आप कैलकुलेट कर सकते हो। वी आर किसकी इक्वल हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ वी बी आर स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। वी बी आर दे रखा है, सॉरी माइनस, वी बी आर दे रखा है हमें कितना? 5। सो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, फेमस पाइथागोरस ट्रायंगल। तो हमें सिंपली आंसर मिल गया 3 किलोमीटर पर आवर। सो इस क्वेश्चन में भी हमें कुछ खास रिलेटिव वेलोसिटी नहीं लगानी पड़ी, बस हमें ये याद रखना था कि पानी चल रहा है एंड बोट चल रही है तो इतना टाइम लगेगा। इस टाइप का कोई एक एंगल फॉर्म हो रहा होगा। ओके, एंड बिकॉज हमने डायग्राम बना लिया तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो गया, क्योंकि अगर हम डायग्राम नहीं ड्रॉ करते तो हमें समझ ही नहीं आता कि पाइथागोरस थ्योरम लगानी है या फिर नहीं लगानी है। सो ये क्वेश्चन भी हमसे सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अ बोट इज सेंट अक्रॉस अ रिवर विथ अ वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, वेलोसिटी ऑफ बोट हमें दे दी है 8 किलोमीटर पर आवर। इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू आर हमें दे दिया है 10 किलोमीटर पर आवर, देन वेलोसिटी ऑफ रिवर इज, हमें वी आर पूछा है, वी आर हमसे पूछा है। तो इसका डायग्राम बना ले तो फिर आंसर इजीली फाइंड हो जाएगा। ऑप्शन है 12.8, 6, 8 या 10 किलोमीटर्स। तो इसका डायग्राम मैंने नेक्स्ट पेज पे बना रखा है, तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बी हमें दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ आर फाइंड कर रखा है एंड वेलोसिटी ऑफ आर बी दे रखा है। वेलोसिटी ऑफ आर बी हमें दे रखा था 10 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ बी दे रखा था हमसे 8 किलोमीटर पर आवर एंड हमसे वी आर पूछा है। तो अगेन डायग्राम बनाते ही हमें समझ में आ गया कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। सो सिंपली वी आर बी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। वी आर बी किसके इक्वल था? 10 स्क्वायर। वी आर हमें कैलकुलेट करना है एंड वी बी किसके इक्वल हो जाएगा? किसके इक्वल है? 8 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, वी आर की वैल्यू आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। ये भी एक बहुत फेमस पाइथागोरस ट्रायंगल है 6, 8, 10 का, 6, 8, 10 का। ओके, दूसरा फेमस जो सबसे ज्यादा फेमस है वो 3, 4, 5 है एंड ये 6, 8, 10 है। ओके, ट्वाइस उसका। सो ये पाइथागोरस ट्रायंगल्स याद हो जाए तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जा रहा है।
तो हमने इस क्वेश्चन का भी VR कैलकुलेट कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शिप इज मूविंग वेस्टवर्ड, डायरेक्शंस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सो एक शिप मूव कर रही है वेस्टवर्ड एंड उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। अ शिप बी, ओके ये शिप ए है, अ शिप बी 100 किलोमीटर्स टू द साउथ, साउथ में वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, ऑफ ए इज मूविंग नॉर्थवर्ड, ओके वो नॉर्थ की ओर जा रही है विथ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, सेम स्पीड से। द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिकम शॉर्टेस्ट, तो वो टाइम जहां पर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो जाएगी इन दोनों के बीच में, वो कौन सा होगा? ओके, आपको इस क्वेश्चन का सिनेरियो समझ में आया? दो शिप है ए एंड बी, ए शिप वेस्ट की ओर जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरी शिप नॉर्थ की ओर जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर, एंड साउथ एंड ओरिजिन के बीच में कितना डिस्टेंस है? मतलब कि वेस्ट वाली लाइन एंड साउथ वाली लाइन के बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। तो किस टाइम के बाद, हमसे टाइम पूछा है, वो दोनों मिलेगी, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? तो हमेशा याद रखो कि परपेंडिकुलर हमेशा सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। दो ऑब्जेक्ट पैरेलल है, ओके, आपको इन दोनों में सबसे कम टाइम पे पहुंचना है। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट है, ये सबसे शॉर्टेस्ट है, ये सबसे शॉर्टेस्ट है, या फिर ये सबसे शॉर्टेस्ट है? ऑब्वियसली ये जो लाइन है ओ ए, ये सबसे शॉर्टेस्ट है, और ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी शॉर्टेस्ट लाइन की बात करी जाए तो हमसे परपेंडिकुलर्स के बारे में ही पूछा गया है। ओके, तो इन दोनों वेलोसिटीज का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, एंड कहीं से भी अगर मैं परपेंडिकुलर खींच दूं, यहां से इस लाइन पे परपेंडिकुलर खींच दूं, तो ये जो डिस्टेंस निकल के आ रही है PO, ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। हमने क्या किया? रिजल्टेंट वाली लाइन खींची एंड किसी भी एक साइड से हमने क्या किया? परपेंडिकुलर खींच दिया, तो वो जो डिस्टेंस निकल के आई है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो अब हमें पता चल गया कि हमें क्या फाइंड करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए। सो ये रहा, एंड ये रहा इसका डायग्राम कि VA वेलोसिटी ऑफ ए 10 किलोमीटर पर आवर है जो कि वेस्ट की ओर जा रहा है, VB की वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर की है जो नॉर्थ की ओर जा रही है, एंड इस पॉइंट से वेस्ट वाली लाइन की पॉइंट का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। हमने क्या किया? रिजल्टेंट खींचा एंड B से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। सो शॉर्टेस्ट लाइन हो जाएगी इज PO। सो हमें क्या करना है? टाइम पीरियड फाइंड करना था। क्वेश्चन में हमसे टाइम पीरियड पूछा है कि यहाँ पर पहुंचने के लिए कितना टाइम निकलेगा, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से पहुंचने के लिए, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें पता है कि PO है। तो पहली चीज हम PO फाइंड करेंगे, PO क्या होता है वो फाइंड करेंगे, एंड स्पीड किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हमें कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के बाद, PO फाइंड के बाद यहाँ पर कितना स्पीड या कितनी वेलोसिटी होगी वो फाइंड करेंगे। तो सेकंड चीज होगी कि हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। ये दो चीज कैलकुलेट करेंगे एंड दोनों का डिवीजन टाइम के इक्वल आ जाएगा। सो चलो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ये PO कितना होगा ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली बिकॉज दोनों डिस्टेंस सेम है, सो tan थीटा y बाय x होता है। y हमारा 10 किलोमीटर पर आवर है, x हमारा 10 किलोमीटर पर आवर है, तो tan के किस एंगल पे वैल्यू 1 आती है? tan के किस एंगल पे वैल्यू 1 आती है? सो थीटा हो जाएगा यहाँ से 45 डिग्रीज। सो हमें ये एंगल भी पता चल गया कि ये एंगल कितना है? 45 डिग्री है। ओके, एंड ये PO ये 45 है, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस 100 है, और परपेंडिकुलर हमने बना चुके हैं
तो क्या आप पीओ फाइंड कर सकते हो पाइथागोरस लगा के? पीओ इक्वल हो जाएगा, पीओ क्या है? बेस है। सो cos 45 डिग्री इक्वल हो जाएगा पीओ डिवाइडेड बाय ये ओ क्यू। पीओ हमें फाइंड करना है, ओ क्यू हमें पता है 100। cos 45 कितना होता है? 1/√2। तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो हमारे पास पीओ आ गया 100/√2। ये हमारी पीओ की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब पीओ पे कितनी वेलोसिटी चाहिए वो कैसे निकालोगे? याद रखो कि पीओ क्या है? रिजल्टेंट है। तो पीओ पे जो वेलोसिटी होगी वो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, और वो किसके इक्वल होगी? 100 स्क्वायर वीए प्लस वीबी के। तो वीपी क्यू कितना आ गया? पीओ कितना आ गया? वो आ गया इक्वल टू 100√2। ओके, सब टाइम निकल सकता है। सॉरी, 10√2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। डिस्टेंस हमारी कितनी है? 100/√2। एंड स्पीड कितनी है? वेलोसिटी कितनी आई हमारी? 10√2। सो 10√2। सो टाइम पीरियड कैलकुलेट हो जाएगा 0 to 0 एंड √2 into √2 2 विच इज इक्वल टू 5 hours। तो फाइनल आंसर है 5 घंटे में इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे वो पहुंचे दोनों की साइड, तो मिल जाएंगे वो। सो आई होप आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 2 डायमेंशन मोशन में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड तो नहीं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं, एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे मोशन की इक्वेशन क्या हो जाएगी वो क्लियर होगी। रिलेटिव वेलोसिटी से हमने टाइम ट्रेन प्रॉब्लम एंड रेन प्रॉब्लम को सॉल्व किया एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। ये सारी की सारी चीज हमने आज की क्लास में कैलकुलेट कर ली है, सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में डे 9 में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। सो प्रोजेक्टाइल मोशन में से हर साल एक क्वेश्चन मिनिमम आता है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को नीट में पढ़ना बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड एक बार कॉन्सेप्ट अगर उसका क्लियर हो गया तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो प्रोजेक्टाइल से आया। तो ये सब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अगर आज की क्लास से कोई डाउट आ रहा है तो आप साथी ऐप के क्वेरी सेक्शन में जाकर वो डाउट पूछ सकते हैं। सो आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू।